जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अरशद शरीफ। हर दफा नए चेहरे थे, नए तरीके, मगर अंजाम हमेशा एक जैसा रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 26 जुलाई 1943 को बम्बई में चाकू से हमला किया गया। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक जुलूस से खिताब कर रहे थे जब उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया। उन पर 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। 23 अक्टूबर 2022 को उन्हें कजाइडो कीनिया में मुकामी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। हर कत्ल ने नए सवालात पैदा किए, मगर उनका जवाब आज तक अवाम को नहीं दिया गया। आइए चलते हैं उन रस्तों पर जहां सच बोलना सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि मौत का फरमान भी हो सकता है, जहां सिर्फ एक फैसला, एक जुमला, एक सोच किसी की जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाता है। ये सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक ऐसी तरीक है जिसमें सिर्फ वही लोग मिटा दिए जाते हैं जो तरीक का रुख बदल सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक नए मुल्क का ख्वाब लेकर आए थे, उनका सफर अचानक एकदम क्यों खत्म हो गया। लियाकत अली खान एक बड़े जलसे के बीच गोली का निशाना बने, मगर असल हकीकत कभी सामने ना आ सकी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के काफी पॉपुलर लीडर थे, लेकिन उनको फांसी क्यों दी गई। जनरल ज़ियाउल हक का हवाई जहाज हवा में ही क्यों तबाह किया गया। मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल सिर्फ एक पुलिस इनकाउंटर था या किसी और ने यह फैसला पहले से लिख दिया था। हकीम मोहम्मद सैद जो सिर्फ तालीम और तिब का फरोग चाहते थे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। बेनज़ीर भुट्टो जो पब्लिक के बीच टारगेट की गई, मगर इसके पीछे असल मास्टरमाइंड कौन था। अरशद शरीफ जो सिर्फ सच सामने लाना चाहते थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश क्यों कर दिया गया। हर दफा नए चेहरे थे, नए तरीके, मगर अंजाम हमेशा एक जैसा रहा। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या ऐसी तारीख जिसको जानबूझकर खून से लिखा गया था। आइए जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 26 जुलाई 1943 को बम्बई में चाकू से हमला किया गया। एक शख्स जो मुस्लिम और तरीक का रुकन था, उनसे बगैर मुलाकात का टाइम लिए उनके घर आ गया। जब उनके सेक्रेटरी ने मुलाकात से मना किया तो कायद-ए-आज़म ने खुद मदाखलत की। इस दौरान उस शख्स ने चाकू से उन पर हमले की कोशिश की, मगर कायद-ए-आज़म ने उसका हाथ पकड़कर अपनी हिफाजत की। वाकया में उनकी ठोड़ी और हाथ पर हल्की चोट आई। आखिर ये शख्स कौन था और उसका असली मकसद क्या था। क्या ये सिर्फ एक जज्बाती अमल था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी। कायद-ए-आज़म की वफात 11 सितंबर 1948 को हुई। तबीयत खराब होने पर उन्हें कोयटा से कराची लाया गया। मणिपुर एयरपोर्ट पर एक एम्बुलेंस मौजूद थी, लेकिन रास्ते में वो खराब हो गई। शायद को धूप और गर्मी में घंटों दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा। ना डॉक्टर था ना ऑक्सीजन। सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या कुछ और छुपा था। तारीख अब तक इन सवालात का जवाब तलाश कर रही है। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के कंपनी बाग में एक जुलूस से खिताब कर रहे थे जब उन्हें गोली मार के कत्ल कर दिया गया। उन पर 2 गोलियां चलाई गई जो उनके सीने में लगी। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना ला सके। एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए नए फैसले कर रहे थे, अचानक एक जलसे के बीच कत्ल हो गए। उनके कातिल की शनाख्त सैयद अकबर के नाम से हुई, जो कि एक अफगान शहरी था। सैयद अकबर को फौरन ही पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया ताकि तहकीकात के लिए जरूरी मालूमात हासिल ना की जा सके। एक मुलजिम जो असल सच बता सकता था, उसे फौरन कत्ल कर दिया गया। ये कुछ लोग नहीं चाहते थे कि इस कत्ल के असल हकायक सामने आए। लियाकत अली खान के कत्ल की तहकीकात के लिए मुख्तलिफ कमीशन बनाए गए, मगर किसी भी तहकीकात से कत्ल की असल वजूहात सामने ना आ सके। एक इंक्वायरी के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल पुलिस नवाबजादा अतजाजुद्दीन जो कीमती फाइल्स को लेकर जा रहे थे, उनका जहाज 1952 में क्रैश हो गया, जिससे ये फाइल्स भी तबाह हो गई। ये फाइल किस बारे में थी? क्या इस क्रैश का तल्लुक भी उसी प्लान से था जो लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे हो सकता है? लियाकत अली खान के कत्ल के बाद
कंपनी बाग का नाम तब्दील करके लियाकत बाग रख दिया गया। ये वही मकाम है जहां 2007 में पाकिस्तान के वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का भी कत्ल हुआ, लेकिन इस कत्ल को हम वीडियो के अगले हिस्से में देखेंगे। लियाकत अली खान के कत्ल के बाद मुल्क में सियासत एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी, मगर अगला बड़ा सियासी कत्ल एक ऐसे लीडर का था जो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे रीजन की सियासत को एक नया रुख दे रहा था। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी पीपल पार्टी के बानी 1977 में जनरल मोहम्मद जियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद अरेस्ट हुए। उन पर 1974 में नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 मार्च 1978 को उन्हें कत्ल के जुर्म में मौत की सजा सुनाई। क्या ये सिर्फ एक लीगल फैसला था या एक मुकम्मल सियासी जाल जिसका अंजाम पहले से तय था? भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, मगर 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन के फैसले से सजा बरकरार रखी। मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमाओं ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन जनरल जियाउल हक ने इन्हें रद्द कर दिया। 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी जेल में भुट्टो को फांसी दी गई। फांसी से पहले जेल सुप्रीडेंट ने उन्हें सजा के बारे में आगाह किया। भुट्टो ने विल लिखने की कोशिश की, मगर अपने ख्यालात की वजह से ना कर सके। उन्हें फांसी के तख्ते तक स्ट्रेचर पर लेकर जाया गया, जहां सुबह 2:04 पर उन्हें फांसी दे दी गई। भुट्टो के सपोर्टर्स और कुछ एंकर्स ने उनके मुकदमे को गैर मुनसिफाना करार दिया। 2024 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भुट्टो का ट्रायल फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं था। अगर ये फैसला अनफेयर था तो असल वजह क्या थी? भुट्टो की फांसी सिर्फ एक शख्स का खात्मा नहीं था, बल्कि मुल्क की सियासत पर गहरा असर छोड़ने वाला वाकया था। मगर जो शख्स उनका सबसे बड़ा मुखालिफ था, उसका अंजाम भी एक पुरअसरार हादसे में हुआ। मोहम्मद जियाउल हक पाकिस्तान के 14वें फौजी हुक्मरान और सबसे ज्यादा अरसे तक रहने वाले प्रेसिडेंट थे। 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक मिलिट्री कूप के जरिए प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट दिया। जिया ने मार्शल लॉ इम्पोज किया और मुल्क के तमाम सियासी अदारों पर पाबंदियां लगा दी। उनके दौर में पाकिस्तान में इस्लामिक लॉज को लीगल सिस्टम का हिस्सा बनाया। हदूद ऑर्डिनेंस और औरतों के लिए नए कानून मुतारिफ करवाए गए। ये दौर अफगान जहाद के लिए भी मशहूर रहा, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान महाजिरीन की मदद की। इस दौर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाया। 1984 में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें जियाउल हक ने अपनी हुकूमत को मेंटेन रखा। 1985 में इलेक्शन हुए, मगर बिना किसी सियासी जमात के। मोहम्मद खान जनेजो प्राइम मिनिस्टर बने, मगर कुछ अरसे बाद उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। 17 अगस्त 1988 को एक एयरप्लेन क्रैश हुआ जिसमें जियाउल हक, यूएसए एम्बेसडर अंडोल रेफर और बहुत से मिलिट्री ऑफिशियल हलाक हो गए। ये हादसा क्यों हुआ, इस पर मुख्तलिफ थ्योरीज है, मगर असल वजह अब तक सामने नहीं आ सकी। उनकी मौत के बाद पाकिस्तान में दोबारा जमहूरियत का दौर शुरू हुआ, मगर जियाउल हक की पॉलिसीज के असरार सियासत में कई बरसों तक देखने को मिले। जियाउल हक के बाद पाकिस्तान की सियासत एक नए मोड़ पर आ चुकी थी, मगर भुट्टो खानदान के लिए मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हुई थी। एक और भुट्टो जो अपने वालिद की सियासत को आगे बढ़ाने का इरादा रखता था, एक पुरअसरार कत्ल का शिकार बना। मीर मुर्तजा भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटा और बेनजीर भुट्टो के भाई थे। 20 सितंबर 1996 को कराची में अपने घर के करीब पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। ये सिर्फ एक सियासी कत्ल नहीं था, बल्कि एक ऐसा वाकया था जिसके असरार सियासत से लेकर बेनजीर भुट्टो की हुकूमत तक महसूस किए गए। आखिर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार कौन था? क्या ये सिर्फ एक पुलिस इनकाउंटर था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छुपी थी? मुर्तजा भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अपने वालिद की फांसी के बाद उन्होंने अल जुल्फिकार नामी मिलिटेंट तंजीम बनाई और जनरल जियाउल हक के निजाम के खिलाफ मुखालफत की। 1981 में उन पर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन के एक जहाज की हाईजैकिंग का इल्जाम लगा, जिसके बाद उन्हें गायबाना मौत की सजा सुनाई गई।
1993 में उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर सिंध प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन जीता और अपनी बहन बेनजीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते रहे। क्या उनकी मुखालफत ही उनकी मौत का सबब बनी? उनकी मौत के बाद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ा और एक महीने के बाद प्रेसिडेंट फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया, जिसमें मुर्तजा भुट्टो की हलाकत और करप्शन के इल्जामात शामिल थे। मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में मुख्तलिफ पुलिस अफसरान पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन अफसरान को बरी कर दिया। मगर 2023 में सिंध हाई कोर्ट ने इन अफसरान को दोबारा तलब किया। सालों बाद भी ये केस अधूरा है और सच सामने नहीं आ सका। मुर्तजा भुट्टो का कत्ल एक सियासी वाकया था, मगर इसके चंद साल बाद कराची में एक ऐसे शख्स को निशाना बनाया गया जो सियासत से नहीं बल्कि तालीम और इल्म के फरोग से वाबस्ता था। हकीम मोहम्मद सैद एक मशहूर तबीब और तालीमदान थे। उनका तल्लुक एक इल्मी और तिब से वाबस्ता खानदान से था। 1948 में पाकिस्तान में हिजरत की और कराची में हमदर्द फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ये फाउंडेशन तिब, तालीम और रिसर्च के मैदान में काम करती रही। हकीम सैद ने मदरीनातुल हिकमत के नाम से एक तालीमी और रिसर्च कम्प्लेक्स कायम किया, जो पाकिस्तान के तिब और साइंस के फरोग में अहम कदम समझा जाता है। वो कुछ अरसे सिंध के गवर्नर भी रहे, मगर ज्यादातर अपनी तालीमी और रिसर्च सरगर्मियों में मसरूफ रहे। एक शख्स जो अपनी सारी जिंदगी मुल्क की तरक्की के लिए काम करता रहा, मगर उसका अंजाम भी वही हुआ जो बाकियों के साथ हुआ। 17 अक्टूबर 1998 को कराची में उनका कत्ल हुआ जब वो अपने क्लिनिक जा रहे थे। उन पर गोली चलाई गई जो जानलेवा साबित हुई। तहकीकात के दौरान कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में उनको रिहा कर दिया गया। सबूत मिले, मगर किसी पर इल्जाम साबित नहीं हो सका। उनका कत्ल किसने और किस वजह से किया, ये अब तक एक अधूरा सवाल है। हकीम सैद का कत्ल पाकिस्तान के तालीमी और इल्मी हलकों के लिए एक बड़ा नुकसान था, मगर चंद साल के बाद सियासत का एक और बड़ा नाम भी रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में एक सियासी जलसे के दौरान कत्ल हुई। जलसा खत्म होने के बाद जब वो अपनी गाड़ी में खड़े होकर अवाम की तरफ हाथ हिला रही थी, तो एक मुसल्लह शख्स ने उन पर गोली चलाई और इसके फौरन बाद एक धमाका भी हुआ। इस वाकया में बेनजीर भुट्टो के अलावा कम से कम 20 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। क्या ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी? उनकी वफात के बाद मुल्क में उनकी सपोर्ट में हड़तालें हुई और पूरे पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल खराब हो गई। हुकूमत ने मुल्क भर में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया और इलेक्शन को मुतवल्ली कर दिया। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की, मगर मुख्तलिफ तहकीकात में नए सवाल पैदा हुए। बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी उस दिन इतनी कमजोर क्यों थी? क्राइम सीन को फौरन क्यों धोया गया? मुख्तलिफ तहकीकात के बावजूद बेनजीर भुट्टो के कत्ल के जिम्मेदारों का तयन मुकम्मल तौर पर नहीं हो सका। स्कॉटलैंड ने इस वाकया की तहकीकात की, यूएन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी, मगर असल मास्टरमाइंड का नाम मंजर आम पर ना लाया गया। उनकी मौत के बाद उनके शोहर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी पीपल पार्टी की क़यादत संभाली और 2008 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। बेनजीर भुट्टो का कत्ल एक सियासी कत्ल था, मगर चंद साल बाद एक और आवाज जो हकीकत बयान करती थी हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। अरशद शरीफ एक मशहूर पाकिस्तानी सहाफी, मुसन्निफ और टेलीविजन न्यूज एंकर थे। उनका तल्लुक एक मिलिट्री खानदान से था। उनके वालिद मोहम्मद शरीफ पाकिस्तानी नेवी में कमांडर थे। उन्होंने अपनी सहाफती कैरियर का आगाज 1993 में फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर किया। 1999 में वीकली प्लस के साथ कॉलम निगार, रिपोर्टर और मैनेजिंग एडिटर के तौर पर काम किया। इसके बाद द न्यूज और डेली डॉन के लिए डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के मुतल्लिक रिपोर्टिंग की। अरशद शरीफ ने आज न्यूज और दुनिया टीवी में डायरेक्टर न्यूज के फ्राइज अंजाम दिए और ARY न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले के एंकर भी रहे। उन्हें 2012 में आगाही अवार्ड और 2016 में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। 2019 में पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से सरफराज किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में नुमाया काम किया। क्या यही वजह थी कि उनकी रिपोर्टिंग मुख्तलिफ हलकों के लिए खतरे का बायस बन गई थी? अगस्त 2022 में अरशद शरीफ पाकिस्तान से चले गए और कीनिया में मकीम हुए। 23 अक्टूबर 2022 को उन्हें कजाइडो कीनिया में मुकामी पुलिस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। पहले कीनिया अथॉरिटीज ने इस वाकया को मिस्टेकन
आइडेंटिटी करार दिया, मगर बाद में मुख्तलिफ अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आई। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या पहले से किया गया प्लान था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद शरीफ को सर और सीने में गोलियां लगी जो उनकी मौत का सबब बनी। अरशद शरीफ की वफात पर मुख्तलिफ सियासी और सहाफती शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया और उनकी खिदमात को सराहा। उनकी मौत के बाद हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, मगर इस कत्ल के पीछे असल मास्टरमाइंड सामने ना आ सका। ये थी उन लोगों की कहानी जो तरीक का हिस्सा बन गए, कुछ अपनी सोच की वजह से और कुछ सच बोलने की वजह से। हर कत्ल ने नए सवालात पैदा किए, मगर उनका जवाब आज तक आवाम को नहीं दिया गया। अपने कीमती ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।